आज अकाउंट में चैप्टर 1 का अगला लेक्चर है, जिसमें अपने को समझना है कुछ टॉपिक। पहला टॉपिक है दायित्व। दायित्व को इंग्लिश में लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, दायित्व क्या होता है? हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो हमारा दायित्व होता है। तो यहाँ धंधा में, व्यवसाय में दायित्व क्या है उसको समझेंगे। धंधा द्वारा उधार खरीदे माल या संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली गई रकम वापस करने पात्र रकम को दायित्व कहते हैं। दायित्व मतलब जिम्मेदारी, जो हमने किसी से उधार लिया हो या हमने उधार माल खरीदा हो या उधार में हमने किसी से सेवा ली हो। ठीक है, यह रकम धंधा को भविष्य में भुगतान करनी पड़ती है। जब तक यह रकम धंधा द्वारा चुकाई न जाए तब तक यह धंधा का दायित्व यानी देवा गिना जाता है। जब ये चुका दिया जाता है तो ऋण मुक्त हो जाते हैं। ऋण ऋण यानी दायित्व। ठीक है, तो दायित्व के यहाँ प्रकार दिए गए हैं। दायित्व के निम्न प्रकार है। दायित्व के मुख्य पहले 2 प्रकार है। एक है संबंध के आधार पर, ठीक है, जिसमें आंतरिक दायित्व है, और दूसरा है बाह्य दायित्व। ठीक है, तो आंतरिक दायित्व संबंध के आधार पे, आंतरिक और बाह्य दायित्व। फिर समय के आधार पे, समय के आधार पे एक चालू दायित्व और एक गैर चालू। बाह्य दायित्व में भी चालू है और गैर चालू। तो पहले अपने संबंध के आधार पे पढ़ेंगे आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। जैसे कि आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व जो है वो क्या होता है, इसके लिए अपने एक उदाहरण समझेंगे। समझ लो कि जो भी अपना व्यवसाय चल रहा है, उस व्यवसाय में व्यवसाय का, धंधे का एक नाम होगा। ठीक है, तो जो भी उसका नाम होगा वो अपना धंधा होगा, और उसका जो मालिक होगा वो अलग होगा। मान लो कि धंधे का नाम मैंने बताया MM स्टेशनरी स्टोर। ठीक है, MM स्टेशनरी स्टोर यानी पुस्तक भंडार, बराबर। तो ये जो मेरा नाम है या दुकान व्यवसाय का नाम है, इसका जो मालिक है, मान लो ये मेरी दुकान थी। ठीक है, तो इसका जो मैं मालिक था, मेरा नाम था मनोहर। ठीक है, तो मैं मालिक हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ और ये धंधा कहीं और है। ठीक है, तो जैसे अपने जानते हैं कि अपने ये दुकान जो मेरी थी नोबल नगर में, बराबर ना। तो ये जो दुकान है और ये जो मैं हूँ, मेरा घर कहीं और है, दुकान कहीं और है। तो दुकान में मैंने जो पैसे लगाए थे उसको क्या कहेंगे? अपने पूंजी। लास्ट वीडियो में मैंने तुमको समझाया था, मालिक के द्वारा जो धंधे में लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूंजी। तो मैंने मान लो कि 1.5 लाख की पूंजी लगाई। ठीक है, तो ये जो मैंने लगाया है, धंधा भी मेरा है और मैं भी धंधे का ही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को धंधे से अलग गिनूंगा, तभी सही ढंग से धंधा चलेगा। तो मैंने जो 1.5 लाख का पूंजी लगाया, तो धंधे का फ़र्ज बनता है कि 1.5 लाख के सामने वो मुझे कमा कर कुछ लाभ निकाल कर दे। ठीक है, तो ये जो फर्ज बनता है धंधे का, तो ये कौन सा दायित्व बनता है? आंतरिक दायित्व। ये बनता है आंतरिक दायित्व, यानी कि मालिक का दायित्व। मालिक ने जो धंधे में दिया है, मालिक के प्रति जो दायित्व बन रहा है वो है आंतरिक दायित्व। और मान लो कि 1.5 लाख से मेरा धंधा ना चले, मुझे बाहर से और 1-2 लाख लेना पड़े, तो मैं 2 लाख समझ लो बैंक से ऋण लूँ, बैंक लोन, या किसी से उधार माल खरीदूँ, या क्या करूँ, उधार माल खरीदूँ कहीं से। ठीक है, उधार खरीदी करूँ। तो ये सब मैंने कहाँ से लिया है? बाहर से। मैंने बाहर से जो लिया है इसको अपने क्या बोलेंगे? बाह्य दायित्व। ये जो चीज़ बनेगी इसको बोलेंगे बाह्य दायित्व, यानी मालिक के प्रति जो दायित्व वो है आंतरिक दायित्व, और बाहर से जो कर्ज लेते हैं वो क्या बन जाता है? बाह्य दायित्व, बराबर। तो अब अपने इसको किताब में पढ़ेंगे। किताब में बिल्कुल वही लिखा हुआ है, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। हिसाबी पद्धति में धंधा और मालिक को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। धंधा के मालिक के द्वारा जब धंधा को पूंजी प्रदान की जाती है तब वह धंधा का आंतरिक दायित्व गिना जाता है। यानी जो मालिक ने पूंजी लगाया है वो क्या है? आंतरिक दायित्व है। यह धंधा का मालिक के प्रति दायित्व है। संक्षेप में, धंधा द्वारा मालिक को चुकाई जाने वाली रकम धंधा का आंतरिक दायित्व कहलाता है। धंधा के मालिक ने 1 लाख की पूंजी दी हो, जैसे मैंने बताया था 1.5 लाख, यहाँ लिखा है 1 लाख। यह 1 लाख धंधा का मालिक के प्रति दायित्व है, यह धंधा का आंतरिक दायित्व है। अब इसके बाद आता है बाह्य दायित्व। धंधा द्वारा तीसरे पक्षकार, मतलब कि धंधा और मालिक 2 पक्षकार हो गए। बाहर का जो जैसे बैंक है, बराबर, वो क्या हो गया? तीसरा पक्षकार। तीसरे पक्षकार के पास से उधार खरीदे माल, संपत्ति, सेवा संबंधी चुकाई जाने वाली रकम अथवा उधार ली गई रकम वापस करने योग्य रकम को बाह्य दायित्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, भावनावान के पास से 50,000 3 वर्ष में वापस करने की शर्त पर उधार लिया। 2,000 की रमन के पास से उधार माल खरीदा। 1,000 भाड़ा का चुकाना बाकी है। ये सब बाहर का है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दायित्व। ठीक है, अब इसको एरो करके समझा है। संबंध के आधार पर धंधा के दायित्व।
संबंध के आधार पर पहला है आंतरिक दायित्व जो मालिक के प्रति होता है, दूसरा है बाह्य दायित्व, तीसरे पक्षकार के प्रति यह दायित्व होता है, बराबर। अब आता है समय के आधार पर। समय के आधार पर जो आता है उसमें कहते हैं चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। चालू दायित्व जो होता है वो 1 वर्ष से अंदर समय का होता है, ठीक है, जिसके उदाहरण यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब जो दायित्व धंधा को 1 वर्ष में चुकाना हो उसे चालू दायित्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रमन के पास से उधार खरीदा माल, भाड़ा चुकाना बाकी है, फर्नीचर की उधार खरीदी की है, ये सब क्या है, चालू दायित्व। और गैर चालू दायित्व जिसको अपने बिन चालू भी बोलते हैं, गैर चालू दायित्व धंधा को 1 से अधिक वर्ष के बाद चुकाना होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, बिन चालू। यानी ये चालू दायित्व नहीं है, ये क्या है, बिन चालू, जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए चुकाना होता है। इसके भी उदाहरण दिए गए हैं। इसके उदाहरण में आएगा बिन चालू दायित्व में बैंक लोन, ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या है आगे अच्छी तरह समझाया जाएगा, अभी बैंक लोन समझो, ठीक है। ये सब क्या है, बिन चालू दायित्व जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बैंक को चुकाना पड़ता है, बराबर। उसके बाद आता है समय के आधार पर धंधा का दायित्व, ठीक है। जो चालू दायित्व है जो अल्पकाल का है, समय के आधार पे जो 1 वर्ष से कम समय के लिए होता है वो होता है चालू दायित्व, और जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होता है वो होता है गैर चालू या तो दीर्घकालीन का दायित्व, बराबर। तो इस तरह से अपना दायित्व का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपने संपत्तियाँ शुरू करते हैं। जैसे अपने दायित्व पढ़े बिल्कुल वैसी ही संपत्ति का भी है। संपत्तियाँ क्या होती है, दायित्व से उल्टा होता है। संपत्तियों की उधार शेष होती है, ठीक है, और दायित्व की जमा शेष होती है। दायित्व की कौन सी होती है, जमा शेष, बराबर। तो जो संपत्तियाँ होती है हमारा क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति का मतलब जो हमारे पास है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बेचकर रोकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, बराबर। संपत्ति अर्थात ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु जो धंधा की मालिकी की हो और उसका आर्थिक मूल्य हो। अन्य शब्दों में अर्थात आर्थिक साधन जो मालिक ने धारण किया है उससे भविष्य में धंधा को आर्थिक लाभ होना अपेक्षित है। यानी भविष्य में हम इसको बेचकर पैसे ले सकते हैं। जैसे अपने पास ज़मीन है, मकान है, फर्नीचर है, यंत्र है, ये सब अपनी संपत्तियां हैं, ठीक है। संपत्तियों में यहाँ 3 प्रकार दिए, समझना अपने को 2 ही है। तीसरा जो है वो अवास्तविक संपत्ति है, अपने को 2 समझना जरूरी है। अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं गैर चालू संपत्ति, उसी को कहते हैं स्थिर संपत्ति जो एक जगह रुकी रहती है, जैसे कि ज़मीन, मकान, फर्नीचर भी एक जगह रुका रहता है। और दूसरी संपत्ति है चल संपत्ति, चल यानी चालू संपत्ति, बराबर। जैसे कि रोकड़ा, कभी भी रोकड़ा आता है और जाता रहता है, बराबर। तो ये क्या है, चालू संपत्ति है, ठीक है। अब आगे देखेंगे बिन चालू संपत्ति जिसको अपने कहते हैं स्थिर संपत्ति जो एक जगह रुकी रहती है। बिन चालू संपत्ति की पहचान समय के आधार पर निश्चित होती है। बिन चालू दायित्व की तरह ही बिन चालू संपत्ति भी 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होती है। जो संपत्ति 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होती है वो होती है बिन चालू संपत्ति। उन्हें दीर्घकाल की संपत्ति और स्थिर संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। स्थिर संपत्तियों का उदाहरण है जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति, फ्रेंचाइजीज आदि का समावेश होता है। जिसमें से जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर तुमको पता होगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति ये तुम्हारे लिए नया शब्द है, ठीक है। तो इसको भी आगे अपने समझेंगे, बराबर। तो ये जो बिन चालू संपत्ति है, जो स्थिर संपत्ति है, इसी के अंदर होता है दृश्य और अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति का मतलब सिंपल है, जो दिखाई देता है, जो है, ठीक है, दिखता है। दृश्य संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो भौतिक अस्तित्व रखती है, जो दिखती है, जिसको छू सकते हैं। दृश्य संपत्तियों को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। दृश्य संपत्ति बिन चालू संपत्ति का उपभाग है, उसके अंदर का हिस्सा है। दृश्य संपत्तियों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर ये सभी का समावेश होता है। ये सभी को अपने देख सकते हैं, छू सकते हैं, बराबर। अब आता है अदृश्य संपत्तियाँ, ठीक है। अदृश्य संपत्ति का मतलब क्या होता है, यह शब्द स्वयं ही इन संपत्तियों का अर्थ स्पष्ट कर देता है। अदृश्य संपत्तियाँ भौतिक स्वरूप में नहीं होती है, उनको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है। अदृश्य संपत्ति भी बिन चालू संपत्ति का ही एक भाग है। अदृश्य संपत्तियों में आता है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति जो तुम जानते नहीं हो। अदृश्य संपत्ति क्या है तुम उसको अभी जानते भी नहीं हो, इसको अपने अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि ट्रेडमार्क है, ट्रेड यानी व्यवसाय होता है, उसका एक मार्क होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखेगा तुमको व्यवसाय का कोई भी मार्क लगा होता है, जैसे कि समझ लो नोटबुक है तो ये सुरभि का एक मार्क लगा हुआ है, बराबर। सुरभि ट्रेड मार्क देखो लिखा है यहाँ पे TM, जूम करना है इसको, TM लिखा है TM, इसका मतलब है ट्रेड मार्क, बराबर। ये एक निशानी हो गई ट्रेड मार्क, बराबर ना। तो ये क्या है, अदृश्य संपत्ति। जब जब चोपड़ा बिकता है तो सुरभि वालों को इसके पैसे मिलते हैं,
कुछ परसेंट पैसे मिलते रहते, बराबर। ट्रेडमार्क, उसके बाद होता है कॉपीराइट। कॉपी तुम इस बुक के शुरुआत में अगर तुम देखोगे तो तुमको मिल जाएगा ये सिंबल दिख रहा है, ये सी गोला क्या हुआ है, ये कॉपीराइट है। राइट का मतलब हक होता है। गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर के पास इसका हक है। इसके अलावा दूसरा कोई ये किताब छापेगा नहीं। इस पाठ्य पुस्तक के सर्वाधिकार यानी सारे अधिकार गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल के अधीन है, यानी इसका कॉपीराइट पड़ा है गुजरात राज्य सरकार के पास, बराबर। तो ये भी अदृश्य संपत्ति है जो तुमको पता नहीं थी, ठीक है। जब जब गुजरात इसको बुक छापती है तो उसको मिलता रहता है। फिर होता है पेटेंट और ख्याति। पेटेंट यानी कोई मॉडल अपने तैयार करते हैं, कार का मॉडल, कोको कोला का मॉडल, और भी कोई मॉडल अपने तैयार करते हैं, तो वो मॉडल जब जब बिकता है तो उसका पेटेंट अपने नाम पे हो तो उसके पैसे अपने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं पेटेंट। जैसे टार्जन मूवी याद करो, टार्जन मूवी के अंदर टार्जन द वंडर कार एक मूवी है। टार्जन मूवी के अंदर जब अजय देवगन ने कार बनाया था, उसका एक मॉडल तैयार किया था पहली बार, तो मॉडल वो बेचने के लिए गया था, तो सामने वाले ने वो मॉडल के पूरे पैसे बोले थे, लेकिन उसने उस मॉडल को बेचा नहीं था, ठीक है। तो वो वंडर कार, वो पैटर्न उसने बोला कि मैं ये पैटर्न तुमको दूंगा नहीं, बराबर। तो सामने अजय देवगन का क्या होता है, उसमें फिर वो लोग मर्डर करवा देते, बराबर, और उसका पेटेंट अपने नाम पे करवा लेते, ठीक है। तो ये होता है पेटेंट। पेटेंट एक चीज़ होती है जो अपने नाम पे कराई जाती है। पहली बार जो कोई मॉडल तैयार किया जाता है तो उसका पेटेंट अपने नाम पे कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ख्याति। ख्याति अपने अगले पीरियड में पढ़ेंगे, बराबर, ध्यान से।